पर चलते हैं जहां पर शरद वहीं पर मौजूद है बीजेपी दफ्तर में। शरद, लक्ष्मीकांत जी वहीं से बैठे हुए हैं और पटाखों की आवाज इनके बैकग्राउंड में आ रही है। जश्न है, ये तमाम पार्टियां कहेंगी कि कौन कौन नाराज है, लेकिन एक यूनाइटेड फ्रंट दिख रहा है बीजेपी ऑफिस में, क्यों? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भजनलाल शर्मा का नाम लिया गया है कि संगठन का एक व्यक्ति का, और देखिए इस दृश्य को, ये दृश्य दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर बीजेपी दफ्तर में एक जश्न है। और बीजेपी दफ्तर में जो जश्न है वो जश्न दिखाता है कि यहाँ पर आता है, कार्यकर्ता को एक मौका मिलता है, लोगों में किस तरह से खुशी होती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ अंजना कि कल भी जब बात हुई थी मोहन यादव का बनाने का, तब भी यहाँ पर जश्न मना था। खुशी मना रहे हैं आप लोग? बहुत ज्यादा खुशी है। एक सामान्य कार्यकर्ता को, एक संगठन के आदमी को जिसने अपना पूरा जीवन संगठन को दे दिया, ऐसे व्यक्ति को माननीय मोदी जी ने चुना है। तो हमें तो ये आशा हो गई है कि कोई भी कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक बन सकता है। तो ये केवल मोदी जी के राज में ही संभव है, मोदी जी के नीतियों के कारण। एक कार्यकर्ता की भावना नहीं है यहाँ पर। मैं कल से देख रहा हूँ, जब से मोहन यादव का नाम आया है, इतनी खुशी है कार्यकर्ताओं में। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लफ्ज को पहचानते हैं कि जहाँ पर एक वसुंधरा राजे जैसा बड़े नेता को अगर घर बैठाना है, तो फिर ऐसे कार्यकर्ताओं को निकाल को ले आओ जहाँ पर कोई विवाद न हो और खुशी का माहौल हो। जब से हम आए, जब से उनका नाम हुआ, इसी तरह से यहाँ पर जश्न का माहौल बन रहा है, पटाखे छूट रहे हैं। भजनलाल शर्मा देखिए, ये अमित शाह के खास व्यक्ति थे। मैं पिछले 2018 चुनाव से देख रहा था, उनकी सभाओं को संचालित करते थे, और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी सभाओं को वही संचालित करते थे। आरएसएस से जुड़े थे, संघ से जुड़े थे, मगर एक डाउन टू अर्थ, एक सामान्य कार्यकर्ता, कहीं भी हम लोग भजनलाल जी कहकर रोक लेते थे और रुक जाते थे। एक सामान्य से कार्यकर्ता जिसमें कहीं जो नेता एक करंट मारता है, वो करंट मारने वाली बात नहीं थी। मुझे लग रहा है कि अगर इस तरह की अच्छाइयों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकाल कर लाते हैं और उस प्रतिभा को निखारते हैं, जैसे किसी जमाने में शिवराज सिंह को निखारा गया था, तो मुझे लग रहा है कि यही एक वजह है जहां पर बीजेपी में इस तरह की खुशी है। और देखिए इसके पीछे एक कहानी और भी है। देखिए अंजना, अगर पॉलिटिकली देखें तो कि वसुंधरा राजे और उनके गुट को अगर घर बैठाना था, तो आप किसी पुराने नेता को या राजनीति में सत्ता में सक्रिय नेता को लेकर बैठाते तो कहीं न कहीं विवाद होता है। इसलिए एक ऐसे चेहरे को चुना गया जिस पर कोई विवाद न हो, संगठन से आया हो, और जिसमें वसुंधरा राजे की राजनीति की दूर दूर तक छाया नहीं हो। तो मुझे लग रहा है कि बड़ी रणनीतिक एक सूझबूझ भरा हुआ कदम था भजनलाल के नाम को लेकर आना। और हरदेव जोशी लंबे समय तक कांग्रेस में यहाँ पर ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे, उसको एक ब्राह्मण चेहरा को लाना, उत्तर भारत में एक कहते हैं उसको संदेश देना, आदिवासी, ओबीसी, उसके बाद ब्राह्मण, साथ में एक राजपूत दिया कुमारी, और फिर एक दलित प्रेमचंद बैरवा। और दिया कुमारी देखिए, वसुंधरा राजे जिन को बहुत ज्यादा पसंद, भजनलाल को भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती हैं, आप बता दो आपको अंजना जी, और दिया कुमारी को भी लाया गया है। और तो एक तरह से एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया गया है बिल्कुल नए लोगों का, जहाँ पर सत्ता की छाया, पुरानी छाया बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल, आपने लबोलुआब जो है ना सब कुछ बता दिया। एक तो जातीय समीकरण को किस तरह से साधा गया। शरद बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि वहां पर जो इस वक्त जश्न मन रहा है, इन सब पर चर्चा करेंगे। शशि शेखर और विजय विद्रोही दोनों से एक कमेंट ले लेते हैं। शशि जी, क्या जातीय समीकरण के साथ साथ, क्योंकि एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री जिसमें से एक राजपूत और एक दलित, इसी के साथ आप मोहन यादव चले जाइए, जिसके जरिए शायद मतलब आप बिहार यूपी के यादव बेल्ट को भी काफी हद तक साध सकते हैं, वहीं विष्णुदेव साय को वहां चले जाइए तो आप एसटी की तरफ जा रहे हैं। क्या जातीय समीकरण के साथ साथ ये उम्मीद जगा देना कि कोई भी सीएम बन सकता है, ये सबसे बड़ी विक्ट्री है 2024 के पहले, अगर इस रणनीति के जरिए हम देखें तो? मैं इसमें 3 निहितार्थ देखता हूं अंजना। पहला निहितार्थ ये है कि माना यह जाता था कि बीजेपी को यादव और ब्राह्मण, बीजेपी उनसे थोड़ा सा गुरेज करती है। ब्राह्मण उनका मतदाता था, लेकिन किसी भी स्टेट में ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं था। कोई कहे कि असम के मुख्यमंत्री का नाम ले तो वो शर्मा है कि शर्मा है, इस पर थोड़ा सा उत्तर के लोगों में उनकी अपील नहीं है। लेकिन पहली बार उन्होंने ये 2 मुख्यमंत्री देकर एक संदेश दिया है पैन इंडियन मतदाताओं को, खासकर पैन नॉर्थ इंडियन मतदाताओं को। दूसरी बात, इससे एक पूरे के पूरे युग की विदाई हो गई है, जो कि मोदी और शाह के आगमन से पहले से अपने अपने स्टेट्स में और उस स्टेट की टोटल राजनीति को डोमिनेट करते थे, उस पूरे युग की तीनों स्टेट से विदाई हो गई है।
अगर आप इसको देखें तो कंप्लीट हो गया पूरा सर्कल। हेमंत बिस्व शर्मा, योगी जी और ये 3 मुख्यमंत्री। इससे पहले हिमाचल में भी ऐसा ही हुआ था और धामी जी। तो अब एक ऐसा, अब आप कह सकते हैं कि जो पहला चुनाव के बाद जो पहला फैसला किया गया था देवेंद्र फडणवीस, रघुवर दास वर्मा और खट्टर, उसकी परिणति यहां पर हो रही है। अब राजनीति में कहिए कि साहब वो कोई सफल हुआ नहीं हुआ, तो सफलता असफलता चलती रहती है। अब 2024 की बात, 2024 में ऐसे लोगों को कुर्सी देना जो कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे लेकिन दिल्ली की बातों को भी गौर से सुने और उसको एग्जीक्यूट करें, ये फायदे का सौदा होने जा रहा है जना। इसमें कहीं किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। पीएम के इस दाव को आप कैसे देखते हैं विजय? 19 में से जो टिकट दिया गया था ब्राह्मणों को, 10 ब्राह्मण विधायक चुनकर आए, जिनमें से एक को अब मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। और हमेशा उन्होंने सही कहा कि परहेज करती है बीजेपी, क्योंकि जातीय समीकरणों को साधना भी राजनीति की एक बहुत बड़ी मजबूरी होती है। लेकिन एक ब्राह्मण को राजस्थान में सीएम बनाया गया है। मुझे लगता है ये बीजेपी ने भूल सुधार की है। राजस्थान में ब्राह्मणों को आप वोट तो बीजेपी को भरपूर मिलता रहा, बीजेपी का हिंदुत्व वाला जो रथ है वो भी आगे बढ़ता रहा ब्राह्मणों के सहारे, लेकिन पावर शेयरिंग में ब्राह्मणों को वो हिस्सेदारी नहीं मिली। जब वसुंधरा के 163 विधायक जीत कर आए थे तब भी एक सिर्फ अरुण चतुर्वेदी थे जिनको राज्य मंत्री बनाया गया था। 1990 में आखिरी बार हरदेव जोशी राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने थे। तो मुझे लगता है कि पूरा कोर्स करेक्शन किया। भजनलाल को सिर्फ इस रूप में नहीं दे सकते राजस्थान तक सीमित करके। आप देखिए, आदिवासी एक हो गया, ब्राह्मण एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, दलित 2 उप मुख्यमंत्री, ओबीसी 1 मुख्यमंत्री, 1 उप मुख्यमंत्री और एक महिला, जिसमें एक महिला उप मुख्यमंत्री शामिल। तो ये पूरा कास्ट इक्वेशन डालने की कोशिश की गई है। थोड़ा लाइटर वेट में बात कर लूं, लाइटर वे में, कि आपने जैसे दिया है कि विष्णु, मोहन और भजन, तो जैसा शशि शेखर जी ने कहा, लेकिन कि आला कमान के निर्देश वाली बात उनके अनुसार चलने की, तो भजन तो तीनों को ही गाने हैं। कुल मिलाकर भजन तो तीनों को ही गाने हैं। लेकिन इसमें दूसरी बात है कि भजनलाल आज आखिरी पंक्ति में खड़े थे, मुझे किसी ने कहा, और कल जो मोहन यादव थे वो भी शायद तीसरी पंक्ति में थे। तो तीसरी पंक्ति और आखिरी पंक्ति तक मोदी जी की नजर जा रही है और वहां से वो उठा के ला रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए बड़ा सबक होता है, सीखने के लिए हो सकता है कि जो कांग्रेस ने तेलंगाना में कर दिखाया वो मोदी जी ने 3 राज्यों में कर दिखाया। कांग्रेस भी ये काम कर सकती थी। पीढ़ी परिवर्तन हो गया, एक झटके में पीढ़ी परिवर्तन हो गया, एक झटके में पुराने जो पॉलिटिकल पंडित थे, जो बड़े बड़े सितारे थे, उनसे आपको छुटकारा मिल गया और एक आगे की 10 साल 15 साल की एक नई बीजेपी आप नैरेटिव सेट कर सकते हैं। नैरेटिव सेट करने में आप 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में और ये कह सकते हैं। और यूपी का कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण वोटर आदित्यनाथ से थोड़ा नाराज रहता था या क्या, तो यहां से उसको बैलेंस करने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, ये भी एक मकसद हो सकता है। ठीक है। लक्ष्मीकांत जी, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि वो यही जो दोनों की बात है, सब मान रहे हैं कि स्ट्रैटेजी के तौर पर ये बहुत बड़ा कदम है। जब आप नए चेहरों को मौका देते हैं, तीसरी पंक्ति में खड़े एक विधायक को कहते हैं ये सीएम बनने वाले हैं, या फिर चौथी पंक्ति में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन क्या इसी के जरिए जो नेतृत्व है, मतलब एक सबको लगता है कि कभी भी बदले जा सकते हैं, ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो जाता है? सिर्फ सकारात्मक नहीं, इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी तो हो सकते हैं। देखिए अंजना जी, इससे बात ये समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नजर हर कार्यकर्ता के ऊपर है। मैंने आपको पहले भी बताया कि भजनलाल शर्मा जी ने पिछले 5 साल में और उससे भी पहले पार्टी के लिए और जनता के लिए कितने काम किए हैं। तो उनके वो काम जो और लोगों को नहीं दिख रहे, स्टूडियो में बैठे हुए लोगों को, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी को दिख रहे थे और इसी के कारण आज उनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है। मुख्यमंत्री छोटी जिम्मेवारी नहीं होती। तो प्रधानमंत्री जो कि पिछले 10 साल से देश के प्रधानमंत्री और इतने सालों से देश में सरकार चला रहे हैं, प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, उनको इस बात का संज्ञान है कि जिस व्यक्ति को वो इस पद पर बिठाने जा रहे हैं वो व्यक्ति किस तरीके से राजस्थान को चलाएगा। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, राजस्थान में हमारे सामने बहुत चुनौतियां हैं और ये ऐसी चुनौतियां हैं जो 5 साल राजस्थान ने देखा है, उससे बाहर राजस्थान को निकालकर वापस 5 साल पहले की स्थिति पर लाकर खड़ा करने की चुनौती बड़ी चुनौती है। और इसलिए जो योग्य व्यक्ति, जो सुयोग्य व्यक्ति प्रधानमंत्री जी को, विधायक दल को और पार्लियामेंट्री बोर्ड को लगा, उनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, केवल ब्राह्मण की बात करना, केवल किसी की मर्जी की बात करना, ये भजनलाल जी के साथ अन्याय है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनको जानता हूं, राजस्थान की जनता भी जानती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जानते हैं। बरसों से जो एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है, जो जनता के बीच में रहकर काम कर रहा है, अगर उस
जिस व्यक्ति को आज मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी मिली है, तो मुझे लगता है कि न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बल्कि सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इस बात से खुश होना चाहिए कि जो राजनीति में सामान्य तौर पर काम करने वाला कार्यकर्ता है वो भी एक दिन उस मुकाम पर पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कदम, ये फैसला पार्टी में जान फूंकने के बराबर नहीं है अतुल जी, क्योंकि इस बात से तो आप लोग भी संघर्ष करते रहे। आप लोगों ने कोशिश की थी एक वक्त पर कि गहलोत साहब को अध्यक्ष बनाया जाए पार्टी में, लेकिन वो माने ही नहीं। उन्होंने कहा कुर्सी मुझे छोड़ती ही नहीं है। मतलब मुख्यमंत्री पद और मत की कुर्सी और उनमें ऐसा फेविकॉल का जोड़ लग गया था कि कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत झोंक कर भी शीर्ष नेतृत्व आपका कुछ नहीं कर सका। आपको नहीं लगता इस तरह का डिसिप्लिन हर पार्टी में होना चाहिए? एक चैलेंज है ये। अंजना जी, एक बात आप समझ लीजिए कि अभी इसमें लोकतंत्र की बात आ जाती है। मैक्सिमम विधायक ये चाहते थे कि गहलोत जी ही सीएम रहे और विधायकों ने वो अपनी बात कहकर दिखाई। उन्होंने वो क्षमता दिखाई। वो क्षमता भाजपा में दिखा सकते या नहीं दिखा सकते, इसका विश्लेषण आप कीजिए, नहीं तो फिर आप कहोगे कि मैं आपके ऊपर कटाक्ष करता हूं या फिर मैं आपको बोल देता हूं कुछ। मैंने इसीलिए आपके बीच में बोलने की कोशिश की थी कि जब मैं सच कह रहा था तो आपने कटाक्ष किया कि मैं ज्ञान बांट रहा हूं। मैंने कुछ सच बात कही थी, मैंने कोई ज्ञान नहीं बांटा था। अभी यह एक बात देखिए आप, हमने जातिगत जनगणना की बात की, उसका रिजोल्यूशन हमारे पार्टी के एआईसीसी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित किया, तो हम जातिवाद करते हैं ये नैरेटिव चलाया गया। आज देखिए जितने भी मुख्यमंत्री किए उनको क्षमता देखकर किया या इनकी जो नीति है वो नीतियां आगे लेकर जाने के लिए किया है या वो उस जाति के थे इसलिए किया है, फिर ये जातिवाद नहीं है क्या? ये सवाल भी तो खड़ा होना चाहिए ना। तो ये सवाल खड़ा नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन अगर क्षमता देख के किया है तो वो उनके पार्टी का निर्णय है, किसे करना है, रोटी पूरी पलटाना है, एक पीढ़ी को खत्म कर नई पीढ़ी को लाना है, ये उनके पार्टी का निर्णय है। उसमें हमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे कार्यकर्ता को अगर मौका मिलता है तो उसका स्वागत भी करना चाहिए, हम स्वागत भी करेंगे, वो सवाल नहीं है। सवाल यह है अगर यही नीति है, नए लोगों को ही लाना है, नई पीढ़ी को देना है, तो 10 साल के बाद अब 75 के हो रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, तो देश के प्रधानमंत्री की जगह क्या नया चेहरा आने वाला है? ये सिंपल सा सवाल है। अगर यही बात होगी तो नीति आगे जाएगी, अगर यही बात नहीं है तो फिर ये आला कमान की सरकार है। हम वो जो कहा विजय जी ने कि भजन करना है, चाहे विष्णु मोहन हो, भजन तो तीनों को करना है, तो यही बात जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी। लक्ष्मीकांत जी इसका जवाब दीजिए। देखिए, दो बातें हैं। एक पहली बात तो यह है कि इन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जी बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, विधायक उनके साथ थे, इसलिए उन्होंने बना के रखा। आपको 25 सितंबर 2022 की वो घटना याद होगी कि केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर राहुल गांधी के भेजे हुए श्रीमान खड़गे जी राजस्थान आए थे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का फॉर्म भरने वाले थे कांग्रेस पार्टी का। लेकिन कांग्रेस के आलाकमान को टकासा जवाब दे दिया अशोक गहलोत जी ने। एक विधायक मिलने नहीं गया खड़गे जी से, और जो अध्यक्ष बनने वाला था किसी पार्टी का, संभावित राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसी ने बगावत कर दी। तो इस तरह का अनुशासन कांग्रेस पार्टी के अंदर है। लेकिन दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक कार्यकर्ता को नेता बनाया है, एक कार्यकर्ता को यहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी है। ना केवल कार्यकर्ता को बल्कि जिसने संघर्ष किया है राजस्थान की जनता के बीच में, ऐसे कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी है। और हमारे सामने बड़ा चैलेंज है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, राजस्थान में जो 5 साल कुराज चला है कांग्रेस पार्टी का, उस कुराज से राजस्थान को निजात दिलाने का बड़ी चुनौती राजस्थान में हमारी जो नई सरकार बनने वाली है उसके सामने है। ये बार बार दोहरा रहे हैं इन बातों को कि जो चेहरा बनाया गया है वो कमजोर है। आप ये पूछिए कि इनसे कि ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से बाद में बात करेंगे, लेकिन ये बताएं कि गांधी परिवार के चंगुल से कांग्रेस पार्टी को कब निकालेंगे? 20 साल तक एक ही व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने रहते हैं। आज खड़गे जी अध्यक्ष हैं, लेकिन आपने देखा 3 दिन पहले 4 दिन पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री शपथ लेकर आए और केवल सोनिया गांधी जी के पैर छू के रह गए। तो आज भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एक परिवार के चंगुल में है। उस परिवार के चंगुल से कांग्रेस पार्टी को कब बाहर निकालेंगे? पहले बात की शुरुआत यहाँ से करते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन और दोनों से रिक्वेस्ट है, आप सवाल पूछिए लेकिन सम्मानित भाषा में एक दूसरे के नेता के लिए, ठीक है? अतुल जी मैं तो सम्मान से बात करता हूँ अंजना जी, आप तो जानती है। हाँ। नहीं, मेरा एक ही सवाल है। इन्होंने कहा कि विधायकों ने बगावत कर दी या गहलोत साहब ने बगावत कर दी, और उधर कहते हैं कि गांधी परिवार के चुंगल से पार्टी कब छूटने वाली है। इनके जो अध्यक्ष है वो कैसे चुने गए किसी को मालूम नहीं, वो तो नाम निर्देशित है, नॉमिनेटेड है, हमारे अध्यक्ष का चुना हुआ। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो यही बात करता रहे। तो मेरा अभी एक ही सवाल है इनसे, क्या इन्होंने वैट के ऊपर काफी टारगेट किया था कि सबसे ज्यादा वैट जो है वो राजस्थान में है पेट्रोल के ऊपर, वो वैट कब कम करने जा रहे? क्या आप बिजली का बिल जो है वो बढ़ाने वाले हो? क्योंकि चल रहा है कि डिस्कॉम ने कह दिया कि 20% हम बिजली बिल जो है वो बढ़ाने वाले। तीसरी बात, क्या जिस तरह का कानून राजस्थान में पेपर लीक के लिए किया गया है, जिसमें आजीवन कारावास की सजा जो है वो मुकर्रर की गई है, उसी तरह का कानून गुजरात में बनेगा, मध्य प्रदेश में बनेगा, हरियाणा में बनेगा और महाराष्ट्र में बनेगा क्या?
क्या आप जो है हमने ओपीएस की जो स्कीम लागू की है, हम अभी आने के बाद कानून करने वाले थे, क्या वो लागू रहने वाली है? क्या चिरंजीवी योजना में हमें जो पता चल रहा है, जिस तरह से अभी निजी अस्पतालों ने उसे चलाने के लिए मना कर दिया है, क्या वो चिरंजीवी योजना जो है वो चलने वाली है? क्या 2,500 रुपए की लहर? मैं पूछ रहा हूँ अंजना जी कि ये होने वाला है या नहीं होने वाला है, मैं इतना जानना चाहता हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि अभी 2 घंटे में कर दो। मैं दोनों पत्रकारों से एक सवाल है मेरा, ठीक है, मतलब पुरानी स्कीम्स को कमलनाथ जी ने भी वहां ट्वीट किया कि आप लोग गुस्से में तो नहीं काम करेंगे पुरानी सरकार के खिलाफ। हाँ बस देखिए, हम तो राजस्थान की जनता के हित में काम करेंगे। भामाशाह योजना वसुंधरा जी की सरकार में चल रही थी, इसी तरह की योजना जो लोगों को फायदा पहुंचा रही थी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इसको इन्होंने बंद कर दिया। हम नहीं करने वाले हैं, हम राजस्थान की जनता के हित में काम करने वाले हैं। अंजना जी, आपके माध्यम से राजस्थान की बेटियों को हम आज आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से उनको दुष्कर्म के बाद टुकड़ों में काटकर भट्टी में जलाया गया था राजस्थान में, अब वो नहीं होगा। राजस्थान में एक सुशासन होगा, राजस्थान में सरकार की पकड़ नौकरशाही पर होगी, राजस्थान में सरकार की पकड़ पुलिस पे होगी और पुलिस जनता के लिए काम करेगी। पुलिस कांग्रेस पार्टी के विधायकों और मंत्रियों की तरह जो उनके लिए काम करती थी उस तरह काम नहीं करेगी। आज ये तय हो गया है कि राजस्थान में एक जनता की सरकार बन रही है, वो सरकार जिसने जनता ने लाड और प्यार दिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी ने एक सुयोग्य व्यक्ति को राजस्थान की कमान सौंपी है और वही व्यक्ति राजस्थान को पटरी पर लेकर आएगा विकास की। जो 5 साल पहले जो गौरव था राजस्थान का, उस जगह वापस खड़ा करेगा। आप ये बिजली की कीमतों की बात कर रहे थे, मैं आपके माध्यम से फिर बता के जा रहा हूं कि बिजली में भी इन्होंने किस तरह की लूट मचाई थी कि राजस्थान की बिजली कंपनियां 2 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक घाटे में छोड़कर गए हैं ये लोग। तो ये जो इस तरह की स्थिति इन्होंने बनाई है, इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए ही हमारी सरकार काम करेगी और राजस्थान के जनता के हित में जो कुछ भी होगा वो सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में करेगी। ठीक है।